कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय में। आशा करता हूँ आपको जो ये घर पर विद्यालय का अनुभव मिल रहा है आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। आप सभी ने अपना कॉपी और कलम तो ले ही लिया होगा। तो इस कक्षा में भी अगर आपके मन में आज के विषय के संबंध में कोई जिज्ञासा या प्रश्न हो तो उसे नोट करते जाना है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम कक्षा 11 के रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री विषय के रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं के बारे में जानेंगे और भौतिक यानी फिजिक्स के पाठ भौतिक जगत, मात्रक और मापन के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। और उसके बाद हम लोग भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के एक छोटी सी वीडियो देखेंगे जो कि बहुत ही प्रेरक होगी आपके लिए, जिसका नाम है 4 रूल्स टू सक्सेस। और उसके बाद कक्षा 12वीं के तो केमिस्ट्री के ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट के बारे में आपको जानकारी देंगे। और उसके बाद फिजिक्स यानी भौतिकी के विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं का भाग 2। तो चलिए देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। द्रव के गुणधर्म और उनका मापन, वैज्ञानिक संकेतन। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को भौतिक राशियों के परिचय से। क्या आप भौतिक राशियों के बारे में जानते हैं? भौतिक राशियां उन राशियों को कहते हैं जिनका मापन और तौलन संभव हो। भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है मौलिक राशियां और दूसरी होती है व्युत्पन्न राशियां। आइए एक एक करके इन दोनों राशियों के बारे में जानते हैं। पहले बात करते हैं मौलिक राशियों के बारे में। मौलिक राशियां वह राशियां होती हैं जिन्हें अन्य के संदर्भ में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण से समझे तो तापमान, पदार्थ की मात्रा, द्रव्यमान, यह सब मौलिक राशियां कहलाती हैं क्योंकि इन्हें अन्य राशियों के संदर्भ में व्यक्त नहीं किया जा सकता। स्क्रीन पर दिया गया टेबल अन्य मौलिक राशियों को और उनके SI मात्रक के प्रतीक को दर्शाता है। आइए एक एक कर हम इन मौलिक राशियों के बारे में जानें। जैसे लंबाई, इसका SI मात्रक का प्रतीक है मीटर, जिसे हम M से लिखते हैं। द्रव्यमान, इसका SI मात्रक का प्रतीक है किलोग्राम, जिसे हम kg से प्रतीक करते हैं। समय, जिसका SI मात्रक का प्रतीक है सेकंड। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, जिसका SI यूनिट है एम्पेयर, जिसे हम A से लिखते हैं। बाकी की मौलिक राशियों को आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। मौलिक राशियों के बाद हमारी दूसरी राशियां हैं व्युत्पन्न राशियां। आइए व्युत्पन्न राशियों की परिभाषा को देखते हैं। व्युत्पन्न राशियां वह राशियां होती हैं जिन्हें अन्य के संदर्भ में व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण से समझे तो
त्वरण यानी एक्सेलरेशन, क्षेत्र यानी एरिया, यह सारी व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। स्क्रीन पर दिया गया टेबल अन्य व्युत्पन्न राशियों को दर्शाता है और उनके एसआई मात्रक का प्रतीक भी दर्शा रहा है। जैसे त्वरण, जिसका एसआई मात्रक का प्रतीक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, घनत्व यानी डेंसिटी, जिसका एसआई मात्रक का प्रतीक है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दाब यानी प्रेशर, जिसका एसआई यूनिट या एसआई मात्रक का प्रतीक है पास्कल। बाकी की व्युत्पन्न राशियां आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। भौतिक राशियों को जानने के बाद आइए अब हम इस वीडियो के अपने पहले विषय पे चले, जो है द्रव्य के गुणधर्म और उनका मापन। द्रव्य के गुणधर्मों को मापने की दो प्रक्रिया दी गई। पहली है अंग्रेजी पद्धति या इंग्लिश सिस्टम, दूसरी है मीट्रिक पद्धति या मीट्रिक सिस्टम। मीट्रिक पद्धति को अंग्रेजी पद्धति से ज्यादा सुविधाजनक माना गया, क्योंकि यह पद्धति दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। मीट्रिक पद्धति 8वीं शताब्दी में फ्रांस में विकसित हुई थी। आइए अब बात करते हैं मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति यानी एसआई यूनिट के बारे में, जो कि मीट्रिक पद्धति का ही एक महत्वपूर्ण भाग है। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति यानी एसआई यूनिट एक आधुनिक प्रणाली है जो पुराने मीट्रिक सिस्टम पर आधारित है। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति भार और माप के 11वें सर्व सम्मेलन यानी 11th कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स में स्वीकृत किया गया था। एसआई पद्धति में 7 आधार मात्रक है। आइए एक एक कर हम इन 7 आधार मात्रक के बारे में जानें। स्क्रीन पर दिया गया टेबल एसआई मात्रक के 7 आधार मात्रक को दर्शाता है। जैसे लंबाई, इसका एसआई यूनिट या एसआई मात्रक का प्रतीक है मीटर, जिसे हम एम से लिखते हैं। द्रव्यमान, इसकी एसआई यूनिट है किलोग्राम, जिसे हम केजी से लिखते हैं। समय यानी टाइम, इसका एसआई यूनिट या एसआई मात्रक का प्रतीक है सेकेंड। बाकी के 7 आधार को आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। आइए अब बात करते हैं एसआई पद्धति में प्रयुक्त पूर्व लगन के बारे में। पूर्व लगन का उपयोग एसआई इकाइयों के दशमलव गुणांकों को बनाने में किया जाता है। कुछ पूर्व लगन के बारे में आइए जानते हैं। जैसे 10 की पावर -12 को हम पिको कहते हैं, 10 की पावर -3 को हम मिली कहते हैं, 10 की पावर -2 को हम सेंटी कहते हैं। उसी तरीके से 10 की पावर 12 को हम टेरा कहते हैं, 10 की पावर 3 को हम किलो कहते हैं और 10 की पावर 2 को हम हेक्टो कहते हैं। आइए अब हम अपने अगले विषय पे चले, जो है वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक संकेतन एक गणितीय अभिव्यक्ति है जिसका उपयोग 1 और 10 के बीच दशमलव संख्या को 10 से गुणा करने के लिए किया जाता है, जिससे हम कम अंकों से बड़ी संख्या को लिख सकें। वैज्ञानिक संकेतन का एक महत्वपूर्ण भाग है
सार्थक अंक। आइए अब हम सार्थक अंक को जानें। किसी राशि के मापन में प्रयुक्त वे अंक जो मापक यंत्र की यथार्थ के अंतर्गत उस राशि के मान को व्यक्त करते हैं, वह अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। अनिश्चितता को व्यक्त करने के लिए पहले निश्चित अंक को अंतिम अंक के रूप में लिखा जाता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। 11.2 ml एक संख्या है जिसमें 11 एक निश्चित अंक है और दशमलव के बाद की संख्या यानी 2 यहां पर एक अनिश्चित अंक है। ml यहां पर एक SI मात्रा है। सार्थक अंक को ज्ञात करने के लिए कुछ नियम दिए गए। आइए अब हम इन नियमों को एक एक कर जानते हैं। पहला नियम यह कहता है कि सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। 285 में 3 सार्थक अंक हैं। प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। ऐसे शून्य केवल दशमलव की स्थिति को बनाते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। 0.03 एक संख्या है जिसमें एक ही सार्थक अंक है जो है 3। उसी तरीके से 0.0053 में 2 सार्थक अंक है। इस दोनों ही उदाहरणों में गैर शून्य संख्या से पहले वाले शून्य सार्थक अंक नहीं कहलाएंगे। 2 गैर शून्य अंकों के मध्य स्थित शून्य सार्थक अंक होते हैं। आइए उदाहरण से समझें। 20.03 में 4 सार्थक अंक हैं, यानी 2 गैर शून्य अंक यानी 2 और 3 के मध्य स्थित शून्य सार्थक अंक कहलाएंगे। उसी तरीके से 5.03 में 3 सार्थक अंक हैं। 5 और 3 के मध्य शून्य भी एक सार्थक अंक कहलाता है। किसी अंक के दाईं ओर या अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं, परंतु वह दशमलव के दाईं ओर स्थित होने चाहिए। आइए इस नियम को एक उदाहरण से समझें। 0.400 में 3 सार्थक अंक हैं, यानी 4 के बाद वाले शून्य भी सार्थक अंक कहलाएंगे। 100 में 1 सार्थक अंक है क्योंकि इसमें दशमलव नहीं है और सिर्फ एक गैर शून्य अंक यानी 1 है जो कि सार्थक अंक हुआ। लेकिन 100.0 में 4 सार्थक अंक हैं। दशमलव के बाद वाली संख्या यानी शून्य यहां पर सार्थक अंक कहलाएगा। तो हमने इस वीडियो में क्या सीखा? हमने द्रव्य के गुणधर्म और उनके मापन के बारे में जाना। हमने वैज्ञानिक संकेतन के बारे में भी जाना। तो चलिए देखते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अगली वीडियो में हम सार्थक अंक का गणितीय संचालन के बारे में जानेंगे। हम विमीय विश्लेषण के बारे में भी जानेंगे। थैंक यू।
नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के भौतिकी का अध्याय मात्रक एवं मापन भाग 2। तो वीडियो शुरू करने से पहले आइए एक बार नज़र डालते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरू करेंगे मात्रक एवं मापन के परिचय से। उसके बाद हम पढ़ेंगे मात्रकों की प्रणाली तथा सबसे अंत में हम पढ़ेंगे मूल मात्रकों का मापन। तो चलिए शुरू करते हैं परिचय से। भौतिक राशियों का मापन किसी निश्चित मानक से तुलना करना होता है तथा संदर्भ मानक को मात्रक कहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी उम्र कितनी है, तो जवाब कुछ इस तरह से आएगा, 16 वर्ष या 17 वर्ष। अब इसको बताई हुई परिभाषा से समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के रूप में मानते हैं कि आपकी आयु 16 वर्ष है। अब इसमें वर्ष क्या है? वर्ष वह समय अंतराल है जो पृथ्वी सूर्य का एक संपूर्ण चक्कर लगाने में लेती है। अर्थात हम अपनी उम्र को पृथ्वी की कक्षा के समय अंतराल से तुलना करके बताते हैं। इसके अनुसार किसी राशि की माप को किसी मानक के आगे एक संख्या के रूप में लिखकर व्यक्त किया जाता है और इस प्रकार ही भिन्न भिन्न राशियों को मापा जाता है। जैसा कि आपको बताया कि मापन के लिए एक निश्चित मानक से तुलना करते हैं, इस वजह से पूरी दुनिया में एक राशि के मापन के भिन्न भिन्न मानक बन गए और इसलिए मात्रकों की अलग अलग प्रणालियां बन गईं। चलिए देखते हैं मात्रकों की प्रणाली। यह प्रणाली इस तरह से है, जिसमें है CGS, FPS, MKS तथा SI। इन प्रणालियों के लिए लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक इस प्रकार हैं। भौतिक जगत की दुनिया में पहले CGS, FPS तथा MKS प्रणालियां आई थीं और फिर पूरे विश्व में एक मुख्य प्रणाली बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके बाद SI प्रणाली आई, जिसका अर्थ है सिस्टम इंटरनेशनल। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और मूल मात्रकों को समझते हैं। मूल मात्रक वह मात्रक होते हैं जो किसी भी दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं करते, वह पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। चलिए हम कुछ भौतिक राशियों के मूल मात्रक देखते हैं। यह राशियां हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान तथा वैद्युत करंट, जिनके मूल मात्रक तथा प्रतीक इस प्रकार हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और व्युत्पन्न मात्रक पर नजर डालते हैं। व्युत्पन्न मात्रक वह मात्रक होते हैं जो दूसरे मात्रकों पर निर्भर करते हैं तथा पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होते हैं। चलिए कुछ भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रक पर नजर डालते हैं, जो कि हैं बल, ऊर्जा व शक्ति, जिनके व्युत्पन्न मात्रक तथा प्रतीक इस प्रकार हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं और लंबाई के मापन पर नजर डालते हैं। लंबाई का मापन आप पिछली कक्षाओं से ही करते आए हैं। जैसा कि आप अपने पैमाने से दूरी मापते थे,
जो कि सेंटीमीटर या मिलीमीटर में होती थी, और छोटी लंबाई मापने के लिए वर्नियर कैलिपर्स तथा स्क्रू गेज का प्रयोग करते थे। पर क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपको पृथ्वी से एक तारे तक की दूरी ज्ञात करनी है? तब यह दूरी आप किसी साधारण पैमाने से ज्ञात नहीं कर सकते। इसके लिए हम प्रयोग करते हैं लंबन विधि का। इसके अनुसार बहुत दूर स्थित किसी पिंड, जिसे बिंदु P से दिखाया गया है, की दूरी नापने के लिए उस पिंड को पृथ्वी के दो अलग अलग हिस्सों से देखा जाता है, जो कि है पॉइंट A तथा पॉइंट B, तथा दोनों स्थिति के बीच बने कोण को ज्ञात किया जाता है, जिस कोण को हम कहते हैं लंबन कोण। पिंड की दूरी बहुत अधिक होने की वजह से AB को एक चाप मान सकते हैं, तथा हम प्रयोग कर सकते हैं सूत्र चाप बराबर त्रिज्या गुणा कोण, और इसके अनुसार लिखा जा सकता है AB बराबर AP गुणा थीटा, जहां से हमें मिलता है AP बराबर AB बटे थीटा, जहां पर AP उस पिंड तथा पृथ्वी के बीच की दूरी है। इस तरह लंबन विधि का प्रयोग करके बहुत बड़ी दूरी को ज्ञात किया जा सकता है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और द्रव्यमान के मापन का अध्ययन करते हैं। किसी भी पिंड के द्रव्यमान के मापन के लिए आप सामान्यतः साधारण तुला तथा इसी तरह के और उपकरणों का प्रयोग करते हैं। किसी भी पिंड का द्रव्यमान किसी भी और राशि पर निर्भर नहीं करता है। इसका SI मात्रक किलोग्राम है। परंतु जब हम बहुत छोटे पैमाने पर देखते हैं तो अणु परमाणुओं के द्रव्यमान को किलोग्राम में मापना उचित नहीं दिखता। इसलिए इसे मापने के लिए एकीकृत परमाणु संहित मात्रक का प्रयोग किया जाता है। यह द्रव्यमान की एक मानक इकाई है, जिसे परमाणु के द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए स्थापित किया गया है। इसके अनुसार 1U बराबर 1/12 कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान, जहां पर 1U का मतलब है 1 एटॉमिक यूनिट, जो एकीकृत परमाणु सहित मात्रक की यूनिट है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और समय के मापन पर नजर डालते हैं। जैसा कि हमने कुछ देर पहले एक उदाहरण में आपकी उम्र के साथ समय को समझा था, इसी प्रकार वर्ष के साथ साथ समय के बहुत से अन्य मात्रक भी होते हैं, जिनके सहारे आप घड़ी में समय देखते हैं, तथा यदि अगर घड़ी ना हो तो आप दिन और रात से समय का अंदाजा लगाते हैं। पर यदि हमें समय को बहुत शुद्धता से मापना हो तो उसके लिए हम परमाणुवीय मानक का प्रयोग करते हैं। इसके अनुसार समय एक सीजियम परमाणु में उत्पादित आवधिक कंपन पर आधारित है। मतलब एक सीजियम परमाणु कंपन करने में जितना समय लेता है, उस समय की तुलना से इस मानक का निर्माण किया गया है। चलिए हम आगे चलते हैं और मापन में त्रुटियों के बारे में पढ़ते हैं। किसी भी मापक यंत्र द्वारा हर माप के परिणाम में कुछ अनिश्चितता होती है। इस अनिश्चितता को त्रुटि कहा जाता है। अर्थात मापन एक प्रक्रिया है जिसकी वजह से
यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि मापन में कुछ अनिश्चितता आना सामान्य है और इस अनिश्चितता को ही त्रुटि कहते हैं। इनको कुछ इस तरह से बांटा गया है, जो कि है क्रमबद्ध त्रुटि मतलब सिस्टमैटिक एरर, और यादृच्छिक त्रुटि मतलब रैंडम एरर। चलिए हम आगे चलते हैं और क्रमबद्ध त्रुटि से शुरू करते हैं। क्रमबद्ध त्रुटियां वह त्रुटियां होती हैं जो धनात्मक या ऋणात्मक में से किसी एक दिशा में अग्रसर होती हैं। जैसे कि चित्र में यदि आप निशाना लगा रहे हैं और तीर यदि हर बार मध्य बिंदु से कुछ निश्चित दूरी पर जा रहा है, तो इसमें त्रुटि क्रमबद्ध त्रुटि होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और यादृच्छिक त्रुटि के बारे में पढ़ते हैं। मापन के दौरान अनियमित रूप से होने वाली त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। चलिए इसको भी चित्र के माध्यम से समझते हैं। चित्र में यदि आप फिर से निशाना लगा रहे हैं और इस बार यदि तीर अलग अलग दिशा में जा रहा है, तो हर बार कोई निश्चित त्रुटि नहीं होगी और इस तरह की त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने पढ़ा भौतिकी का परिचय, उसके बाद हमने जाना प्रकृति में मूल बल तथा भौतिक नियमों की प्रकृति, तथा सबसे अंत में हमने पढ़ा मात्रक और मापन का परिचय। चलिए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे त्रुटि विश्लेषण तथा सार्थक अंक। धन्यवाद। किसके लिए है होम क्वारंटाइन? होम क्वारंटाइन की ज़रूरत ऐसे लोगों को है जो ऐसे देशों से आए हैं जहां के समुदाय में कोविड-19 या कोरोना वायरस से संक्रमण रहा हो, उसका प्रसार न हो, या फिर ऐसे लोग जो इन लोगों के साथ में, ऐसे समूहों के साथ में यात्रा करके आए हैं जो कोविड-19 या कोरोना वायरस से संक्रमित रहे हो या संभावित तौर पर भी संक्रमित रहे हो। इसके साथ ही साथ ऐसे लोग जो कोरोना वायरस से संक्रमित या संभावित तौर पर भी संक्रमित लोगों के साथ निकट संपर्क में रहे हो, ऐसे लोग भी खुद को होम क्वारंटाइन करें। कोशिश करें कि घर के किसी हवादार कमरे में दरवाज़ा बंद करके रहें। यदि अलग कमरा संभव न हो तो घर के दूसरे सदस्यों से, खास करके बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें। और हाँ, बिस्तर तो बिल्कुल शेयर न करें। यदि संभव हो तो अलग शौचालय का प्रयोग करें। यदि संभव नहीं तो हर शौच के बाद शौचालय को अच्छी तरह साफ कर दें। हर समय मास्क लगाए रखें। 6 से 8 घंटों के अंदर नया मास्क बदल लें। साबुन, पानी या अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर से
बार बार हाथ को धोएं। अपनी घरेलू चीज़ों जैसे बर्तन, ग्लास, कप, तौलिया आदि घर के अन्य सदस्यों से साझा न करें। कमरे, टेबल एवं अन्य फर्नीचर की नियमित फिनाइल मिले पानी से सफाई करें। कोई भी लक्षण बुखार, खांसी एवं सांस लेने में तकलीफ होने पर 104 पर संपर्क करें एवं मेडिकल सहायता मिलने तक घर पर अलग थलग यानी क्वारंटाइन रहें। और सबसे बड़ी बात, घबराएं नहीं, डरे नहीं, लेकिन लापरवाह न रहें। कोरोना, डरे नहीं, एहतियात बरतें। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा जनहित में जारी। हम लोग भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के एक छोटी सी वीडियो देखेंगे जो कि बहुत ही प्रेरक होगी आपके लिए, जिसका नाम है 4 Rules to Success. We should know how to handle, not only how to handle the success, how to handle the failures. Particularly you are in the management environment, I want the young people to understand how to manage the failure. Because any task you do, you have to come across problem. Problem should not become the captain of the individual or the project chief. The project chief should become the captain of the problems and defeat the problem and succeed. Learning gives creativity. Creativity leads to thinking. Thinking provides knowledge. Knowledge makes you great. History has proven that those who dare to imagine the impossible are the ones who break all the human limitations. In every field of human endeavor, whether science, medicine, sports, arts or technology, the names of the people who imagined the impossible are engraved in our history. By breaking the limits of their imagination, they change the world. You take C.V. Raman, you take Newton, you take Einstein, you take Chandrasekhar. By breaking the limits of their imagination, they change the world. If you want to be discoverers, if you want to be innovators, I am going to give you what type of characteristic you must have. Invention and discoveries have emanated from creative minds that have been constantly working and imagining the outcome. The telephone, he was imagining the outcome in the mind. With imaging and constant effort, all the forces of the universe work for that inspired mind, thereby leading to invention and discoveries. Sir, I would like to hear from you a few tips for the upcoming generation to succeed in life. Well, succeeding life, I have already told you. Yes, sir. You have to do 4 things, okay? Number 1, great aim. Great aim. I will have great aim. I will have great aim. I will Continuously acquire knowledge. Oh, I will do hard work. I will do hard work. I will persevere I will persevere and succeed. and succeed. Okay, that's the mantra. Thank you, sir. Thank you so much. You have many accomplishments. You've written books. You've served as president. You're an aerospace engineer. You've been a professor. But you say the title you like best is the title of teacher. Why is that? You know, I had a teacher when I was a young boy, 10 years boy, wartime, the Second World War going on. At that time, I used to see in my class, 5th class teacher, in science teacher, he entered the classroom
and we used to see the radiation of knowledge from him, radiation of knowledge from him. When he enters the classroom, my teacher, I see a radiation of purity of life. And the way he taught, my dream got shaped. What should be my way of life? He is the person, the teacher gave me the vision of my life when I was a young fellow. Now a teacher has got the fantastic opportunity to grow minds, to enrich the minds and give the dreams to the young people and nurture the dreams with them, and they will become a great human being. Sometime they will become better than you, but better than the teacher. So that opportunity you have. I will have great aim. I will continuously acquire knowledge. I will do hard work. I will persevere and succeed. नमस्कार दोस्तों, आज हम ठोस अवस्था का दूसरा वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आइए देखते हैं आज हम कौन कौन से विषयों को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम एकक कोशिकाओं में अवयवी कणों की संख्या के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम रिक्ति के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं एकक कोशिकाओं में अवयवी कणों की संख्या से। सबसे पहले शुरू करते हैं आद्य घनीय एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या। आद्य घनीय एकक कोशिका वो कोशिका होती है जिसमें घनीय के 8 कोनों में एक एक परमाणु लगा होता है। जो घनीय के एक कोने में जो एक परमाणु होता है उसका सिर्फ 1/8 हिस्सा ही घनीय के अंदर आता है और बचा हुआ हिस्सा घनीय के बाहर आता है। तो 1/8 को हम गुणा करेंगे 8 से और हमारा जो उत्तर आएगा वो 1 आएगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि आद्य घनीय एकक कोशिका में जो कुल परमाणु होते हैं वो 1 होता है। अब बात करते हैं अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका के बारे में। अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका में क्या होता है, घनीय के 8 कोनों में एक एक परमाणु लगा होता है और घनीय के एकदम बीचों बीच एक परमाणु मौजूद होता है। तो अगर हम इसके लिए कुल परमाणु निकालें तो जो कोने में 8 परमाणु हैं, मैंने आपको जैसे पहले बताया था, एक परमाणु का सिर्फ 1/8 हिस्सा ही घनीय के अंदर है और बचा हुआ बाहर है। तो 1/8 गुणा 8 और साथ में जमा 1 इसलिए किया क्योंकि घनीय के एकदम बीचों बीच एक पूरा परमाणु मौजूद है। तो जब हम जमा 1 करेंगे तो हमारा जो कुल परमाणु होंगे वो 2 आ जाएंगे। तो अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका में कुल 2 परमाणु मौजूद होते हैं। अब बात करते हैं फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका में कितने परमाणु होते हैं। फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका में 8 कोनों में एक एक परमाणु मौजूद होता है और 6 फलक में हर एक फलक में एक एक परमाणु मौजूद होता है। अब यहाँ से अगर हम कुल परमाणु निकालें तो 1/8 गुणा 8 ये कोनों का, जमा 1/2 गुणा 6 जो फलक में परमाणु मौजूद है उसमें एक परमाणु का सिर्फ आधा हिस्सा ही घनीय के अंदर आता है और आधा हिस्सा घनीय के बाहर आता है। तो इसलिए 1/2 क्योंकि आधा आ रहा है अंदर, गुणा 6 इसलिए क्योंकि कुल वहाँ पर 6 परमाणु मौजूद हैं। तो 1/2 गुणा 6 जब हम इसके हिसाब से कुल परमाणु निकालते हैं तो हमारे कुल परमाणु 4 आ जाते हैं। तो आपने देखा होगा तीनों तरह के घनीय एकक कोशिका में जो फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका है उसमें जो कुल परमाणु की संख्या है वो सबसे ज़्यादा है। इस बात को आप ध्यान रखिए, ये अक्सर पूछा जाता है इम्तिहानों में। अब बात करते हैं एकक कोशिका में रिक्ति।
देखिए, रिक्ति वो स्थान होता है जो खाली होता है। किसी भी एकक कोशिका में कुछ स्थान वो होता है जो परमाणु से भरा होता है, साथ ही साथ कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जो खाली होते हैं, तो खाली स्थानों को हम रिक्ति कहते हैं। अब रिक्ति के दो प्रकार होते हैं। जो पहला प्रकार होता है उसे कहते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति, और जो दूसरा प्रकार होता है वो अष्टफलकीय रिक्ति। आइए एक एक करके जानते हैं कि ये क्या होती हैं। चतुष्फलकीय रिक्ति, जैसा कि आप नाम से ही देख पा रहे हैं कि चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय मतलब 4 परमाणुओं से घिरी हुई। तो चतुष्फलकीय रिक्ति वो रिक्ति होती है जो 4 परमाणु से घिरी होती है। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं कि 4 परमाणु हैं 4 कोनों में, और बीच में जो है एक रिक्ति बन रही है। तो इस तरह की जो रिक्तियां होती हैं इन्हें चतुष्फलकीय रिक्ति कहा जाता है। अब बात करते हैं अष्टफलकीय रिक्ति के बारे में। जब 6 परमाणुओं के बीच में एक खाली स्थान छूट जाता है उसे अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं, या फिर इसे अन्य शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि यह रिक्ति, अष्टफलकीय रिक्ति, वह रिक्ति होती है जो 6 परमाणुओं से घिरी होती है। चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं इस पूरे अध्याय में, तो आप इन 2 चीजों को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अब बात करते हैं रिक्ति की संख्या। तो जैसे चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्तियां होती हैं, तो हम उनकी संख्या भी निकाल सकते हैं। उनकी संख्या निकालने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या जो है वो एकक कोशिका में कुल परमाणु की संख्या की दुगनी होती है। मतलब जैसे किसी एकक कोशिका में कुल परमाणु 4 हैं, तो उसमें जो चतुष्फलकीय रिक्तियां होंगी वो 8 होंगी, वो दुगनी हो जाएंगी कुल परमाणु की संख्या के। वहीं अगर बात करें कि अष्टफलकीय रिक्तियां, तो अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या एकक कोशिका में कुल परमाणु की संख्या के बराबर होती है। हम वही उदाहरण लेते हैं कि एक जो एकक कोशिका है उसमें 4 परमाणु हैं कुल, तो उसमें कितनी अष्टफलकीय रिक्तियां होंगी? तो उसमें जो अष्टफलकीय रिक्तियां होंगी वो 4 ही होंगी। तो अब हम अपनी वीडियो के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या चीज़ें सीखी। सबसे पहले हमने पढ़ा एकक कोशिकाओं में अवयवी कणों की संख्या के बारे में। फिर उसके बाद हमने रिक्ति के बारे में पढ़ा, और मैं आपको ये सुझाव देना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें मैंने आपको आज पढ़ाई हैं, ये आप रसायन विज्ञान की जो एनसीईआरटी है भाग 1, उससे आप ये चीज़ें दोबारा घर जाके पढ़िएगा और कुछ प्रश्न भी करके आइएगा अगली क्लास में जब आप आएंगे। तो अब देखते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो अगली वीडियो में हम सबसे पहले संकुलन क्षमता के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम ठोसों में अपूर्णताएं के बारे में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हमारे पहले अध्याय वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का दूसरा भाग। दोस्तों, कल के पाठ में हमने जाना था वैद्युत आवेश के बारे में, जिसके बाद आज हम जानेंगे इन्हीं वैद्युत आवेश के मूल गुणों को। तो चलिए शुरू करते हैं।
दोस्तों, वैद्युत आवेश के मूल गुणों में आज हम बात करेंगे मुख्यतः 3 गुणों की: आवेशों की योज्यता, वैद्युत आवेश का संरक्षण नियम और वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। तो आइए सबसे पहले समझते हैं पहला गुण यानी आवेशों की योज्यता। अब आप सोच रहे होंगे कि यह योज्यता क्या है, तो इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक वस्तु है, जैसे कि ये बॉल। अब मान लीजिए कि इस बॉल पर कुल 4 आवेश Q1, Q2, Q3 तथा Q4 उपस्थित हैं। और मान लीजिए कि इस वस्तु यानी बॉल पर कुल आवेश को बड़े Q से दर्शाया जाता है। तो यह कुल आवेश यानी Q वस्तु पर उपस्थित सभी आवेशों का योग होगा। मतलब Q बराबर Q1 जमा Q2 जमा Q3 जमा Q4। अब मान लीजिए कि Q1 5 कूलम, Q2 1 कूलम तथा Q3 और Q4 ऋणात्मक 3 तथा ऋणात्मक 2 कूलम है। तो आवेशों की योज्यता नियम के अनुसार कुल आवेश Q बराबर होगा 5 जमा 1 घटा 3 घटा 2 के, जिसे हल करने पर Q आता है धनात्मक 1 कूलम के। यानी आवेशों की योज्यता का अर्थ है किसी वस्तु पर कुल आवेश वस्तु पर उपस्थित आवेशों का उनके चिन्ह के अनुसार योग होना। चलिए अब बात करते हैं आवेशों के दूसरे मूल गुण यानी वैद्युत आवेश का संरक्षण नियम। इसे समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 छड़ हैं, जिसमें से किसी एक छड़ पर कुछ आवेश उपस्थित है और यह दोनों ही छड़ मिलकर बनाती हैं एक निकाय यानी सिस्टम। तो हम देख सकते हैं कि इस निकाय का कुल आवेश है 3 कूलम। अब मान लीजिए कि यह आवेश किसी कारण एक छड़ से दूसरी छड़ पर स्थानांतरित हो जाता है। और जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि पूरा निकाय इन दोनों छड़ों को मिलाकर बनता है। तो अब अगर आप देखें तो इस निकाय के कुल आवेश जो स्थानांतरण से पहले 3 कूलम था, आवेशों के स्थानांतरण के बाद भी 3 कूलम ही है। यानी इस पूरी क्रिया में दूसरी छड़ आवेशित भी हो गई, किंतु निकाय का कुल आवेश उतना ही रहा। यानी किसी भी निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है, अर्थात आवेश को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आवेशों का तीसरा मूल गुण, जो है आवेशों का क्वांटमीकरण। दोस्तों, इसे समझने से पहले हम जरा अपने दिमाग पर जोर डालकर यह याद कर लेते हैं कि किसी वस्तु को आवेशित किस किस प्रकार से किया जा सकता था। तो अगर आपको हमारा पिछला वीडियो याद होगा तो आप आसानी से बता सकते हैं कि किसी वस्तु को आवेशित करने की कुल 3 विधियां हैं: संपर्क द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन, जिसे हमने हमारे पिछले वीडियो में बताया था। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको इन्हें याद करने को क्यों कहा। तो दोस्तों, इन तीनों ही विधियों में आवेश का स्थानांतरण होता है और जैसा कि हम जानते हैं कि वस्तु में आवेश का वाहक होता है इलेक्ट्रॉन, तो यकीनन स्थानांतरण के समय एक पूरा इलेक्ट्रॉन ही एक से दूसरी वस्तु पर चला जाता है, न कि कोई आधा अधूरा इलेक्ट्रॉन। और दोस्तों, जैसा कि हम जानते ही हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 19 कूलम। यानी किसी भी वस्तु पर उत्पन्न आवेश Q को ज्ञात करने के लिए हमें बस उस वस्तु पर आए इलेक्ट्रॉन की संख्या जाननी है और उस संख्या और इलेक्ट्रॉन का आवेश का गुणनफल हमें बताएगा वस्तु पर कुल आवेश की मात्रा, यानी Q बराबर NE, जहां Q वस्तु का कुल आवेश, N
वस्तु पर उत्पन्न कुल इलेक्ट्रॉन तथा E एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। और दोस्तों यही कहलाता है आवेश का क्वांटमीकरण, जिसके अनुसार कुल आवेश एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का किसी वास्तविक पूर्ण संख्या का गुणज होता है। चलिए अब इसी नियम पर आधारित एक प्रश्न समझते हैं। एक प्लास्टिक की छड़ को ऊन से रगड़ने पर उसमें ऋणात्मक 8 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 7 कूलम आवेश उत्पन्न होता है। ऊन से प्लास्टिक की छड़ पर स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो दोस्तों जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि छड़ को ऊन से रगड़ने पर कुल आवेश यानी Q उत्पन्न होता है, जो बराबर है ऋणात्मक 8 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 7 कूलम के। अब वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण द्वारा हम लिख सकते हैं कि Q बराबर है N E के। और दोस्तों क्योंकि हमें निकालना है N यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो वो बराबर होगी Q बटे E के। चलिए अब इस समीकरण में हम Q तथा E का मान रख देते हैं और इसे हल करते हैं। तो इसे हल करने पर N बराबर आता है 5 गुणा 10 की घात 12 के, यानी कुल इलेक्ट्रॉन 5 गुणा 10 की घात 12 होंगे। तो दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो में हमने वैद्युत आवेश के 3 मूल गुण जाने, जो थे आवेशों की योज्यता, वैद्युत आवेश का संरक्षण नियम और वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको समझ आया होगा। दोस्तों कल के वीडियो में हम जानेंगे आवेशों के बीच लगने वाले बल और कूलाम नियम के बारे में। तब तक आप अपने घर जाकर आज के वीडियो में पढ़ाए गए विषयों को अपनी पाठ्य पुस्तक से दोहराएं। धन्यवाद। कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाव के लिए देश भर में लॉकडाउन है। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए विद्यालय बंद किए गए हैं। इस परिस्थिति में आपका मोबाइल ही आपका विद्यालय बन सकता है। जी हाँ, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने यूनिसेफ और इकोवेशन के साथ मिलकर उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय की शुरुआत की है। इस ऐप पर आप कक्षा 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम को पढ़ सकते हैं। सिर्फ पढ़ ही नहीं सकते, बल्कि आपको पढ़ते समय अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है या फिर मन में कोई सवाल आता है, तो इस ऐप पर आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, जिसका जवाब उस विषय के विशेषज्ञ द्वारा दिया जाएगा। तो प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय और अपने मोबाइल से ही अपने विद्यालय का अनुभव पाएं, वो भी बिल्कुल निशुल्क। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि चाहे कोई भी स्थिति हो, शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। बिहार शिक्षा परियोजना की एक पहल। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में आपको जो भी बातें बताई गई हों उसे आप समझ पाए होंगे और जरूरी बातों को अपनी कॉपी में नोट भी किया होगा। आपको एपिसोड के शुरुआत में ये भी बोला गया था कि अपने सवालों को भी नोट कर लीजिएगा। अब आप इन सवालों को उन्नयन ऐप पर पोस्ट करके अपना जवाब पा सकते हैं और आप हमें स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी पर ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल नोट कीजिए biharunnyan@gmail.com। आप इस एपिसोड का पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं इसी चैनल पर संध्या 4:05 से 5 बजे तक, और ये एपिसोड आज 1 बजे के बाद YouTube पर भी आ जाएगा। तो आप YouTube पर भी मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय सर्च करके
इकोवेशन के चैनल पर अपलोड की गई वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में, जिसमें हम कुछ और रोचक पाठ को पढ़ेंगे। मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के आज के एपिसोड में इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय दोस्तों।